Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ICS Sudhamdi. Today this video is belong to the objective of the Indian economy, and so we have to discuss what is the syllabus of Indian economy development according to periodic test. There are 4 chapters will come in the periodic test 1, and we have to discuss all the objective of this chapter. The first chapter, Indian economy on the eve of independence, we are discussing its objective. So the first question is the multiple choice question. इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसा था? तो वो डेवलप था, अंडर डेवलप था, स्टेगनेटेड था या बोथ था? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो अंडर डेवलप और स्टेगनेटेड होगा। स्टेगनेटेड मतलब गतिहीन था, नहीं डेवलप तो हम कह नहीं सकते हैं, अंडर डेवलप कह सकते हैं, स्टेगनेटेड कह सकते हैं। उसका लैंड होल्डिंग जो हमारा था एंड टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो किस प्रकार का था? तो लैंड होल्डिंग भी जो हमारा था वो फ्रेगमेंटेड था और स्मॉल था, मतलब छोटा था, लार्ज तो था ही नहीं, हमारे पास उतना एरिया नहीं था लैंड होल्डिंग का। उसका तो फार्मिंग विच फोकसेस ऑन द बेसिक नीड ऑफ फैमिली इज कॉल्ड, जो फार्मिंग बेसिक नीड के बारे में सोचता है उसे हम सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं, मतलब सिर्फ परिवार के लिए ही खेती करना। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन तीनों कारणों के कारण आया है, ठीक है। तो हमारा जो डिके हुआ ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी के कारण हुआ है, कंपटीशन फ्रॉम मेन मशीन मेड प्रोडक्ट के कारण हुआ है, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड के कारण हुआ है, इन सभी के कारण हुआ है। स्विच कैनल जो हमारा कब ओपन हुआ था? तो हमारा जो स्विच कैनल है वो ओपन हुआ था 1869, मतलब इसका ऑप्शन सी होगा। फिर है ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ, इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो इंडिया था वो नेक्स्ट एक्सपोर्टर था किस चीज़ का, मतलब किस चीज़ को बाहर भेजता था, एक्सपोर्ट करता था? तो वो है प्राइमरी प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर हाई मोटिलिटी रेट इज द साइन ऑफ, हाई मोटिलिटी रेट किस चीज़ का साइन है? तो वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब अगर ज़्यादा शिशु का जन्म होता है तो वो पॉवर्टी लाएगा, और तो और वो पुअर हेल्थ केयर भी ला सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर ए और बी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है आपका जेंडर बाइज इन द सोसाइटी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिकेटेड बाय, तो जेंडर बाइज जो सोसाइटी को हम लोग इंडिपेंडेंस के समय कैसे मानते थे? तो वो लिटरेसी रेट इसका आंसर होगा। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल वास, इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश के समय? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, मतलब हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी था, बच्चों का जन्म भी ज़्यादा होता था, मरते भी ज़्यादा थे लोग, और शिशुओं का भी यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था, है ना। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। फिर उसके बाद है ऑन द इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज इंगेज इन, इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो पॉपुलेशन था वो कहाँ इंगेज होता करता था? तो वो है एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेक्टर वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री एज वेल एज बिगेस्ट एम्प्लॉयर, हमारे देश में कौन सा जो है जो सेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता है? तो वो था उस समय इंडिपेंडेंस के समय जो था वो था एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पे लिखा है रेलवे वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, रेलवे हमारे देश में कब आया था? तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका 1853, आप इसको याद कर लें। उसके बाद है विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गोट सेवरली अफेक्टेड अंडर द कॉलोनियल रूल, कौन सा इंडस्ट्री हमारे जो देश में है कॉलोनियल पीरियड में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था? तो वो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि पहले हम लोग हाथों से गुड्स को बनाते थे, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश के आने की वजह से मशीन आ गया था, इसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, मतलब सेवरली अफेक्टेड हुआ था। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन द एग्रीकल्चर, कितना परसेंट जो या कितना लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के समय, आज़ादी के समय? तो वो हमारा जो रेशियो है वो है डी, अप्रोक्स 70% जो लोग हैं, सॉरी 70%, हाँ ठीक है, अप्रोक्स जो 70% जो लोग हैं 14 का डी होगा, वो 70% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। अगला जो है हमारा है स्टेगनेट इकोनॉमी इज द वन विच शो, हमारा जो स्टेगनेट इकोनॉमी है वो दोनों दिखाता है लिटिल ग्रोथ इन इनकम, वो दिखाता है दोनों लिटिल इनकम इन द ग्रोथ इन द इनकम और हाई ग्रोथ इन इनकम। ये हमारा जो आंसर है इसमें हमारा जो आंसर होगा वो पहला होगा ए और बी, मतलब यहाँ पे ऑप्शन हमें लगाना है डी, क्योंकि स्टेगनेटेड इकोनॉमी के अनुसार हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगा और हमारा जो ग्रोथ भी होगा वो भी लिटिल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये चैप्टर ऑटोमेटिक खत्म हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान की ओर।
तो हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च. हमारे इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? तो वो 1951 में आया था. इसका ऑप्शन ए होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशन इंगेज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान. कौन सा जो है संस्था है जो 5 ईयर प्लान को बनाता है? तो वो है आपका प्लानिंग कमीशन, जिसको अभी करंट में नीति आयोग कहते हैं, नाम बदल दिया गया है. When the planning commission was established, हमारा प्लानिंग कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ था? तो उसका आंसर है सी, 1950 को. डायरेक्टिव प्लानिंग परस्यूड अंडर. डायरेक्टिव प्लानिंग किसके अंतर्गत आता है? तो डायरेक्टिव प्लानिंग जो है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ प्राइवेट कंपनी का ओन एंड कंट्रोल होता है, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी का ही राज हो, उसे हम लोग डायरेक्टिव प्लानिंग के अंतर्गत रखते हैं. पीरियड ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो आपका आएगा यहाँ पे 1956 से 1961, मतलब डी ऑप्शन होगा. ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान. इनमें से कौन सा जनरल ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. ये जो ऑब्जेक्टिव था ये आपका 5 ईयर प्लान में, जनरल 5 ईयर प्लान में नहीं था. फिर उसके बाद है एन इकोनॉमी मीन्स इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. एक मिनट. An economy in which means of production are used in manner such as social welfare. ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान दे तो हम उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं. तो इसका आंसर बी होगा. ठीक है. अब आते हैं विच वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान. इनमें से कौन सा लास्ट 5 ईयर प्लान है? तो वो आपका लास्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 12th प्लान है, जो बी नंबर ऑप्शन है. आफ्टर विच 5 ईयर प्लान देयर वेयर 3 एनुअल प्लान. किस प्लान के बाद 3 एनुअल प्लान आया था? जैसे कि 1951 से लेके हमारा जो प्लानिंग स्टार्ट हुआ था, हर 5 साल में 5 ईयर प्लान आया था. तो कौन सा ऐसा साल था जिसमें हमारा 5 ईयर प्लान ब्रेक हुआ था? तो वो उसका आंसर जो है वो है थर्ड 5 ईयर प्लान. उसके बाद हमारा जो हर साल का 1 ईयर एनुअल प्लान बना था, ठीक ना, 5 ईयर रुक गया था. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्टेड विद द सिचुएशन ऑफ. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, वो क्यों होता है? तो वो आपका जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिस्टेड विद द सिचुएशन, जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तभी होगा. अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द न्यू बेस ईयर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट इन द इंडिया हैज़ बीन चार्ज टू. नेशनल इनकम निकालने के लिए कौन सा हमारा नया एस्टिमेशन किया गया है, बेस ईयर माना गया है? हमेशा नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें बेस ईयर को मानना पड़ता है, ऐसा ईयर जिससे हम लोग कंपेरिजन कर सके. जैसे कि 2011-12 में क्या प्राइस था, 2019-20 में क्या प्राइस है, तो हमें एक बेस ईयर चाहिए. तो वो बेस ईयर कौन है? 2004-5, 2009-10, 2011-10, 11-12. तो इसका आंसर होगा डी, 11-12 को बेस ईयर माना गया है. बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लानिंग कमीशन इज ईस्ट वाइल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन द कंट्री हैज़ बीन रिप्लेस बाय. जो हमारा प्लानिंग जो आपका कमीशन है उससे कैसे रिप्लेस किया गया है? तो इसको जो रिप्लेस किया गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग. मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है. उसके बाद हमारा है क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इन विच द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. तो इसे हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. तो ये हमारा जब भी कोई डिसीजन सोशल मोटिव के लिए लिया जाए तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, और जब भी कोई इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव होता है तो वो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्लानिंग इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्लानिंग इन इंडिया. तो इनमें से कौन सा प्लानिंग के लिए करेक्ट है? हमारे भारत का जो इंडियन प्लानिंग आया था तो मिक्स इकोनॉमी बिल्कुल सही है. द डायरेक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान चल रहा है वो भी सही है. और प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद द हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, ये भी सही है. तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा. ठीक है. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. कौन सा जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है प्लानिंग ऑफ इंडिया का? तो इसमें होगा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होता है. ये आपका जीडीपी ग्रोथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, फुल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, तो या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है. तो आप यहाँ पे याद रखें. ठीक है. Thank you. This video is already completed. We have completed, and the next video there is about chapter 3 and 4 objective, and all these 2 video
here important for your exam. These are revision. Every question is very important. Thank you.